we all are thinking about JEE mains or NEET, that these exams are very tough. These exams requires very लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। प्रीवियस ईयर के अंदाज में कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे एवल्यूएशन से क्वेश्चन पूछे हैं। आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो इजी क्वेश्चन भी दोस्त आपके लिए टफ लगने लगता है, तो उस समय आप कैलकुलेशन मालूम कैसे करना शुरू करते हैं, 4 और 3 ऐसा हाथ में जोड़ के करने लगते हैं, 4 और 3 7, जब डर आपको सताता है। हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ रौनक सर। मैं हूं रौनक सर और आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आप अपने बोर्ड्स की तैयारी, साथ ही साथ अपने जेई की तैयारी और नीट और प्लस जेई एडवांस तक की तैयारी आप हमारे इस वीडियो से, इस चैनल से कर सकते हैं। और हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसा आप सभी को मालूम है पहला चैप्टर है वो है आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो चलिए हम लोग इस आईयूपैक नोमेनक्लेचर को शुरू करते हैं और एक एक चीज को पूरे डिटेल में विद PYQs और डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करते हुए, जो कि एक अच्छे किताब से कह सकते हैं, एक रेफरेंस, अच्छा रेफरेंस बुक से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप भी सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में, इस चैप्टर्स में अगर हमारे साथ आप बने रहे तो आप एक बेहतर अपना केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर और देखते हैं कि इसमें क्या है और हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर में जो सबसे पहला हम लोग चीज जानना चाहेंगे वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए साथियों हम लोग थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने का कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली कहते हैं किसको है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हम लोग इसका हिस्ट्री को जान लेते हैं। इसका हम लोग हिस्ट्री को जान लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ज्यादा हम लोग हिस्ट्री को ब्रॉड में नहीं ले जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका यहां से कहीं बनता नहीं है। बस सिर्फ एक छोटा सा झलक देख लेते हैं कि हिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या महत्व, क्या वैल्यू रखता था। तो बात ऐसा है कि 1675 के आसपास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे उनको क्या मतलब किस डेफिनेशन के थ्रू उनको बताया जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उसको थोड़ा समझिए। हिस्ट्री में बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स है जो कि आपको ऑब्टेन्ड होंगे। क्या होंगे तो दोस्त? ऑब्टेन्ड होंगे। ऑब्टेन्ड 2 जगह से होंगे, या तो वो एनिमल से मिलेंगे, आपको कहां से मिलेंगे? एनिमल से, या तो आपको वो प्लांट से मिलेंगे। मतलब वैसे कंपाउंड्स जो आपको ऑब्टेन्ड हो, जो आपको मिले, कहां से मिले? या तो एनिमल से या तो प्लांट से। ठीक है, और ये दोनों कहां से मिलेंगे दोस्त? नेचुरली अगर आपको कहां से मिले, नेचुरली आपको वहां कहां से मिले? एनिमल से मिले या प्लांट से मिले, उसको हम लोग क्या कहते थे? उसको हम लोग कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्ट्री है। और इसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1800 समथिंग में, उन साइंटिस्ट का नाम था, उस साइंटिस्ट को हम लोग बेसिकली चचा बोल के चलेंगे, आसान लगेगा चीजों को जानने में। तो हमारे पास एक चचा आए, उनका नाम था बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे। वो आए 1800 समथिंग ईस्वी में और इन्होंने एक थ्योरी पेश किया और उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं दोस्त? वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने एक थ्योरी पेश किया जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था समझिएगा, VFT शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं। बर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही कंपाउंड्स हैं जिनको हम एनिमल से या तो प्लांट से नेचुरली ऑब्टेन करें। मतलब इनका कहना यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। इनका यह कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम शॉर्ट में ऐसा लिख दे रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे ये कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। भैया ठीक है, मान लिया, दुनिया मान लिया, तरक्की नहीं किया था दुनिया, उतना मान लिया। चलिए ठीक है भाई, आप बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इन्होंने और बात को बोला, कहा कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो नेचुरली पाए जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? नेचुरली पाए जाएंगे। जैसा मैंने ऊपर बताया, ये नेचुरली कहां से पाए जाएंगे? या तो प्लांट से या तो एनिमल से। इन्होंने भी ये बात बोला, ठीक है। और साथ ही साथ कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के पीछे एक स्पेशल फोर्स होता है। स्पेशल फोर्स होता है, एक कह लीजिए कि ईश्वरीय फोर्स होता है। ईश्वर ही उसको सिर्फ बना सकता है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली मिलेंगे और उनके बनने के पीछे क्या होता है कि स्पेशल फोर्स होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने के पीछे इसी फोर्स का उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स। क्या नाम दिया इन्होंने? वाइटल फोर्स। ठीक है, मान लिया दुनिया कि इन्होंने क्या नाम दे दिया? वाइटल फोर्स। कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेचुरली एक फोर्स लगता है उसको बनाने में, जो हम नहीं लगा सकते, ना तो हम लैब में लगा सकते ना इंसान लगा सकता है, उसको नेचर गॉड ही लगा सकता है, ईश्वर ही लगा सकता है, और उस फोर्स का क्या नाम दिया इन्होंने? वाइटल फोर्स। ठीक है, दुनिया बोला ठीक है भाई, आप बोल रहे हैं मान लेते हैं, क्या दिक्कत है मानने में? वाइटल फोर्स है, ठीक है, नेचुरली मिलता है। बट वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक, इसके बाद एक वैज्ञानिक दुनिया में आ चले, एक वैज्ञानिक दुनिया में आया। अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यही कहानी चल रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसी को बोल रहे थे जो नेचुरली प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, अब जैसे एनिमल्स में हम लोग बात कर लेते हैं, एनिमल्स में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं आपको, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। प्लांट्स में भी हमको आप देखते होंगे सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये सारे के सारे टार्ट्रिक एसिड है, सबका सब कहां मिलता है? प्लांट्स में मिलता है, और सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, नो डाउट। ठीक है, ये हम लोग 10th क्लास में भी जान रहे हैं। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं तो हुआ क्या। कुछ समय के बाद इनका जो थ्योरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी, फेल हो गया तो लोग औंजा सा गए कि भैया आखिर हुआ कैसे ये चीज, बर्जीलियस औंजा गया आखिर हुआ कैसे, और कौन फेल किया। फेल करने वाले वैज्ञानिक का नाम इतिहास में चढ़ गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बात बोला था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत हो रहा था और उन्होंने शुरुआत में अपनी बात को रखा, और उस वाले वैज्ञानिक का नाम था ओहलर। उन वैज्ञानिक का नाम था ओहलर। इन्होंने खतरनाक किस्म का कारनामा करके दिखाया। क्या सर, क्या करके दिखाया? इन्होंने खतरनाक किस्म का कारनामा करके दिखाया। किया क्या कि इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया, जिसका फॉर्मूला ये होता है प्यारे बच्चों, NH4CNO। ठीक है, अमोनियम साइनेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनियम साइनेट। इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया और अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट के लिए हम लोग ऐसा साइन का यूज करते हैं, और साथ ही साथ अमोनियम साइनेट खुद को रीअरेंज कर लिया। रीअरेंजमेंट यहां हो गया। सर रीअरेंजमेंट क्या होता है? आगे पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बचा हुआ है। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे, खैर उसको नहीं जाना है। अमोनियम साइनेट को इन्होंने लैब में रखा और इसको गर्म किया। और ये भी कहानी इंटरेस्टिंग है, अमोनियम साइनेट को इन्होंने कोई इंटेंशनली नहीं रखा था, एक्सीडेंटली रखा गया था, और एक्सीडेंटली रख दिया वहां पे इन्होंने, ओलर ने, और अमोनियम साइनेट को थोड़ा सा हीट कर दिया। और जब अमोनियम साइनेट को हीट किया तो इनको एक कंपाउंड मिला, ये कंपाउंड मिला। और आप सभी लोग जानते हैं उनको जो कंपाउंड मिला था वो ये कंपाउंड था, जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं, यूरिया। और ये यूरिया जो था, दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो यूरिया था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बन चुका, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बन गया, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज प्रिपेयर्ड इन लैब। अब जरा बताइए, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया यूरिया, जो कि लैब में बना। भाई साहब, वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस तो रटते मर गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। इसको बनने के पीछे एक स्पेशल फोर्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स। और ये भैया बना दिया। क्या बना दिया? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में, जिसका नाम क्या है? यूरिया। और इस यूरिया का हम लोग अपने डेली लाइफ में इतना ज्यादा यूज करते हैं जिसका कहना नहीं है। हम लोग खेत में सल्फेट वगैरह का यूज करते हैं, यूरिया डलाता है, हमारे शरीर में यूरिया है। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज सिंथेसाइज्ड और प्रिपेयर्ड इन लैब by destroying the theory of Berzelius which was vital force theory को इन्होंने गलत साबित कर दिया, ओहलर। और यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड का शुरुआत हुआ। अब सवाल उठता है कि ठीक है, ये बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये ऐसा है, प्लांट्स और एनिमल से मिलेगा, वाइटल फोर्स के बनेगा, लैब में नहीं बना सकते। तो सर ये बना दिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो नया डेफिनेशन आया होगा ना? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अब जो नया डेफिनेशन आया वो एक्चुअल और करेक्ट डेफिनेशन लोगों के सामने निकल के आया। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एक्चुअल डेफिनेशन निकल के आया, मैं लिख रहा हूं एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एक्चुअल डेफिनेशन निकल कर आया वो क्या निकल के आया? कहा गया वैसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स हों,
कार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जरा समझिएगा हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन आर दोज कार्बन्स और दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रो प्लस कार्बन, अगर इसको लिखना चाहे हम लोग ऐसा लिखेंगे, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो वैसा वैसा कंपाउंड जो हमें किससे मिले, कहां से मिले? कार्बन से मिले और हाइड्रोजन से मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और क्या बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन में? कि वैसे कंपाउंड जो क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, साथ ही साथ इनके डेरिवेटिव्स इनका डेरिवेटिव्स क्या हुआ सर? थोड़ा बताइए सर। इनका डेरिवेटिव्स मान लीजिए ये आपके पास, कि मान लीजिए मेरे पास CH4 है। देखिए हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है मेरे पास? हाइड्रोकार्बन। एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आपको ऐसा कुछ टेंशन आओ ये समझने के लिए कि सर ऐसा क्या है, रिएक्शन करा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मान लीजिए इसमें मेरे पास जो 4 हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह पे एक क्लोरीन को लगा दिया। एक हाइड्रोजन को हटाया और एक क्लोरीन को मैंने इसमें ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3Cl। जरा चेक कीजिए, ये था हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन जुट गया, दिस विल बी नोन एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बना है इसलिए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलेंगे। तो ये कहानी था पूरा का पूरा, शुरू से लेकर आखिर तक चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। मैं फिर से एक बार सारा कहानी रिपीट कर दूं। शॉर्ट में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोगों ने हिस्ट्री देखा। हिस्ट्री में सिंपल सा कहानी है कि हिस्ट्री में पहले माना गया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एनिमल्स और प्लांट से नेचुरली मिलेंगे। फिर उसके बाद आया कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स को कहेंगे जो प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे, इसके पीछे एक स्पेशल फोर्स होता है, इसको हम लोग वाइटल फोर्स बोलते हैं। गॉड वाला फोर्स वही लगा सकता है, इंसान लगा नहीं सकता, लैब में प्रिपेयर कर नहीं सकते। बट एक वैज्ञानिक आए वोहलर, उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया, रीअरेंज वो अपने आप में किया और साथ ही साथ क्या बना दे? यूरिया। एंड यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज प्रिपेयर्ड इन द लैब। और साथ ही साथ इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित किया। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या निकल के आए? वैसा कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स हो। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, और इनके डेरिवेटिव्स मतलब फिर इनसे जो मिलकर बनेंगे उनको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलेंगे। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन, जो कि बिल्कुल बेसिक सा चीज है, हम लोग को जानना चाहिए। यहां से एग्जाम में किसी तरह कोई क्वेश्चन पूछता फिलहाल तो नहीं है। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो बनाया गया था? यूरिया। बाद बाकी जेईई नीट में यहां से किसी तरह कुछ नहीं था, बट एक हम लोग हिस्ट्री में जाके देखना चाह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते किसको हैं। तो ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिए। अब हम लोग इसके आगे कहानी डिटेल में शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेजर जो रोल है, सबसे ज्यादा जो रोल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो है कार्बन का। तो थोड़ा कार्बन का हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और क्या कारण है कि कार्बन इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और बहुत सारे सवालों का जवाब हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम्स। सवाल यह है कि कार्बन इतनी ज्यादा संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना कैसे पाता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल आखिर है कैसे? मींस कहने का मतलब यह है कि कार्बन एटम्स करोड़ों अरबों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रहा है। सवाल है कि ऐसा कैसे कर पा रहा है कार्बन? कुछ ना कुछ तो कार्बन के पास अपना ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ऐसा अपना गुण होगा जिसके वजह से कार्बन ऐसा कर पा रहा है। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग पता करते हैं उन गुण को। तो सबसे पहला इसके पीछे सबसे पहला जो चीज आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। थोड़ा इसको समझेंगे हम लोग। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। चलिए अब यहां से हम लोग डुबकी लगाते हैं पूरे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जरा चेक कीजिएगा, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 2 4।
2 यहां से 2 यहां से, 2 और 2 4। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा चेक करते हैं कि कार्बन बॉन्डिंग कैसे करता है, किसी दूसरे के साथ या खुद के साथ। तो जरा इसको चेक कीजिएगा। अगर हम कार्बन का ग्राउंड स्टेट में अगर हम बनाएं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2s2 है, 2s2 है ऐसा, और है 2p2, 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 2p2। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। अगर कार्बन में हम ग्राउंड स्टेट को जरा चेक करें, कार्बन में अगर ग्राउंड स्टेट को चेक करें और थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा चेक करें, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है? अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि अगर आपको किसी एक एटम का दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको करना यह होगा कि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जिनके साथ बॉन्ड बनाएगा उसके साथ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर एक एटम मेरे पास है ए, ठीक है, एक एटम मेरे पास है बी। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक बॉन्ड बनाने के लिए, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये इस तरीके से इसके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ऐसा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां, इसका एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएंगे। तो इसका भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके पास उतना बॉन्ड बनाने का संभावना है, उतना ज्यादा वो बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ग्राउंड स्टेट में देखिए तो ये तो बॉन्डिंग से बाहर ही रहेगा, क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? ये सिर्फ 2p वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में, कार्बन के ग्राउंड स्टेट में जरा चेक करेंगे हम लोग, तो एक बॉन्ड यहां से बना सकता है कार्बन, एक बॉन्ड यहां से बना सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है। बट इफ यू टॉक अबाउट कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, कहां पे? एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में बेसिकली होता क्या है? होगा ये कि जब आप इसको एनर्जी देंगे, ग्राउंड स्टेट में जब कार्बन उसको थोड़ा सा भी एनर्जी दिया जाएगा, दोस्त ये 2s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 2s का है, वो उठ के यहां चला आएगा। और होगा क्या? आपको ऐसा कुछ नजर ऐसा कुछ आएगा। जरा चेक करेंगे, 2s था, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वहां चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचे रह जाएंगे। पहले से इसमें 2 अनपेयर्ड था, तो तीसरा यहां पे अनपेयर्ड आ जाएगा। अब देखो 2p, जरा चेक करो, कहानी बिल्कुल अलग है। अब जरा चेक कीजिए, इसका बॉन्डिंग में 1 2 3 4, मतलब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, 4 बॉन्ड बनाने का जो कार्बन का प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर कार्बन तो ग्राउंड स्टेट में रहेगा ना, हम उसको बार बार एनर्जी देके एक्साइट कैसे करेंगे? मान लीजिए हमको बॉन्डिंग करवाना है, तो मेरे पास तो दो ही बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड बन सकते हैं, एक यहां से एक यहां से। आप एक्साइटेशन कराएं, और एक्साइटेशन के लिए आपने इसको क्या दिया? एनर्जी दिया। ठीक है सर, मान लेते हैं एनर्जी दिया, बट हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो सर हम बार बार कार्बन को एनर्जी देंगे, ग्राउंड स्टेट से एनर्जी देंगे, तब ये एक्साइटेड स्टेट में बार बार? प्यारे बच्चों, इसका सिंपल सा आंसर है, हम उसको बार बार एनर्जी नहीं देंगे। कार्बन जिस इन्वायरमेंट में पाया जाता है, इन्वायरमेंट से ही उसको उतना ये जो एनर्जी लगेगा, ये एनर्जी बहुत लेस लगता है, बहुत कम एनर्जी लगता है, और ये एनर्जी उसको नेचर से ही मिल जाता है। आपको स्पेशल किसी एनर्जी को देने का जरूरत नहीं है, वो एनर्जी आपके आसपास का जो नेचर में जो हीट है उसी से उसको मिल जाता है। तो वो एक्चुअली हमेशा ग्राउंड स्टेट ना होके क्या पाया जाता है? एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि उसको अलग से एनर्जी देने का जरूरत नहीं है। उसको जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है एक्साइटेशन के लिए, वो एनर्जी यहां से मिल जाता है। और जो एनर्जी आप जो दे रहे हैं, जो S से इलेक्ट्रॉन उठ के P में चला जा रहा, दिस इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। बोलिए, एक्साइटेशन एनर्जी। वैसा एनर्जी या वह एनर्जी जो आप दिए हैं इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल से उठकर दूसरे ऑर्बिटल में जाने के लिए, एक्साइट होने के लिए, दिस इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। द एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट फ्रॉम one orbital to another orbital is known as excitation energy, and that state is known as excited state. यही तो कहानी है। कहां आ रही है दोस्त? यही तो कहानी है, सिंपल। तो कार्बन अगर ग्राउंड स्टेट में पाया जाता तो बॉन्ड बनाता,
बट कार्बन किस स्टेट में पाया जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। क्यों पाया जाता है? क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी कार्बन का बहुत कम होता है, मिनिमम बहुत कम होता है, इसलिए ऐसा कार्बन। तो कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट। तो यहां लिख देता हूं मैं नोट लगा के कि क्या कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दैट इज कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड्स। उम्मीद है यहां तक का कहानी आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक का कहानी आपको क्लियर होगा तो कमेंट करके बता दीजिए कि क्लियर है, और इसके आगे का कहानी फिर हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब कार्बन का टेट्रावैलेंसी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में बनाने से रहा, और हमेशा वो एक्साइटेड स्टेट में पाए जाते हैं। इस बात का भी हम लोग ख्याल रखेंगे, जानेंगे। टेट्रावैलेंसी के बाद जो कार्बन के पास दूसरा जो बड़ा हथियार है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड भरमार लगा देता है, वो है इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी। वो क्या है इसका? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन का ये कौन सा प्रॉपर्टी दोस्त? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और कार्बन जो कैटेनेशन दिखाता है वो दिखाता है होमोकैटेनेशन। कार्बन जो कैटेनेशन दिखाता है दोस्त, कैसा दिखाता है? होमोकैटेनेशन। देखिए अगर मैं बात करूं कैटेनेशन का, तो कैटेनेशन मेरे पास 2 तरह का होता है। एक होता है होमोकैटेनेशन। अगर मैं कैटेनेशन का बात करूं तो या मैं यहां बता दे रहा हूं, अगर मैं कैटेनेशन का बात करूं तो मेरे पास 2 तरह का कैटेनेशन होता है। और कैटेनेशन होता क्या उसको भी हम लोग समझते हैं। कैटेनेशन 2 तरह का, एक होता है होमोकैटेनेशन, और दूसरा प्यारे बच्चों मेरे पास होता है हेट्रोकैटेनेशन। एक होता है होमोकैटेनेशन और दूसरा होता है हेट्रोकैटेनेशन। तो जरा समझिए, पहले कैटेनेशन कहते हैं किसको है? कैटेनेशन इज नथिंग बट ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटेनेशन इज लिंकिंग प्रॉपर्टी विद सेल्फ और विद अदर्स। अगर खुद के साथ जुड़ रहा है, कोई एटम अपने ही एटम के साथ जुड़ रहा है, मान लीजिए कार्बन के साथ ही जुड़ रहा है, कार्बन के साथ ही जुड़ रहा है, दिस इज नोन एज होमोकैटेनेशन। कार्बन के साथ जुड़ना, दिस इज नोन एज होमोकैटेनेशन। ठीक है, और कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैटेनेशन कर रहा है, लिंकिंग प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, दैट इज नोन एज हेट्रोकैटेनेशन। और जो कि हम लोग सिलिकॉन में हम लोग भरपूर देखने के लिए मिलता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में SiO ऐसा। तो ये कहानी है दोस्त। अब होमोकैटेनेशन और हेट्रोकैटेनेशन उम्मीद आप समझ गए होंगे। जब एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट्स के साथ कार्बन के साथ ही जुड़ेगा, दैट इज नोन एज होमोकैटेनेशन। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, सिलिकॉन ऑक्सीजन अलग अलग चीज है, दैट इज नोन एज हेट्रोकैटेनेशन। और हम बात किसका कर रहे हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन कैसा कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाएगा? होमोकैटेनेशन। और जब कार्बन मेरा होमोकैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाएगा, इसका मतलब यह है कि कार्बन के साथ एक लंबा चेन बना सकता है। कार्बन के साथ एक लंबा चेन बना सकता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लंबा चौड़ा बॉन्ड बना सकता है, ऐसा कुछ। और कार्बन सिर्फ ऐसा नहीं बना सकता है, कार्बन ब्रांच चेन भी बना सकता है, ऐसा। कार्बन सिर्फ ब्रांच चेन नहीं बना सकता दोस्त, कार्बन साइक्लिक रिंग भी बना सकता है, ऐसा कुछ। तो कार्बन हर एक तरह का जितना वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स कह ले, अगर वेराइटी ऑफ ये कह ले कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तो दिखाएगा। सिंपल चेन भी दिखा सकता है, ब्रांच्ड चेन भी दिखा सकता है, साइक्लिक भी दिखा सकता है। ये कार्बन का कहानी है। अच्छा, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कोई एक एलिमेंट अगर अपने ही एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, अपनी कार्बन के साथ जुड़ रहा है, दैट इज नोन एज होमोकैटेनेशन। लेकिन अगर कोई एटम दूसरे एटम के साथ, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, दैट इज नोन एज हेट्रोकैटेनेशन। अब जरा चेक करेंगे। इसके बाद आता है एक बॉन्डिंग का कहानी। एक बॉन्डिंग का भी कहानी आता है, 3 नंबर में मैं यहां लिख दे रहा हूं। कार्बन जो है कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स कार्बन बना सकता है। सर ये क्या चीज है? कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, दिस इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, उसमें ये सिंगल बॉन्ड है, बाद बाकी चारों वैलेंसी हम पूरा कर दे रहे हैं, ऐसा।
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, चारों वैलेंसी इस कार्बन का पूरा कर दी, इस कार्बन का पूरा कर दी, इस कार्बन का देखिए 2 इधर बॉन्ड बनाया 3 4, इस कार्बन का देखिए 2 3 4। कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ही बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ऐसा भी बना सकता है। और आगे पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे दिस इज नोन एज एलीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलीन। दिस इज नोन एज अल्केन, जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। दिस इज नोन एज एल्कीन, जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। दिस इज नोन एज अल्काइन, जहां कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। एंड दिस इज नोन एज क्यूमुलेटेड अल्कीन और अलीन्स, जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रिपीटेड हो, लगातार हो। तो इसमें एक चीज हम लोग को और ऐड करना है, एक चीज और समझना है, वो ये समझना है, जरा चेक करेंगे। अगर हम बात कर ले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बात करें, किसका बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। देखिए कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है और सिलिकॉन के साथ जब सिंगल बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन के साथ जब सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करता है कि इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी दिया जा रहा है। अगर इसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो कार्बन कार्बन को अगर आप तोड़ें तो इसके लिए जो एनर्जी लगता है 348 अप्रॉक्स किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी देना पड़ेगा। 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ेगा कार्बन कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, कार्बन कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और अगर सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड का बात करें तो 226 अप्रॉक्स किलो जूल पर मोल देना पड़ेगा, और इसका 163 किलो जूल पर मोल आपको देना पड़ेगा। अब जरा चेक कीजिए, मॉलिक्यूल वही ज्यादा स्टेबल होगा जिसके बॉन्ड मजबूत होंगे। अगर बॉन्ड इजीली थोड़ा सा एनर्जी देने के बाद भी अगर बॉन्ड टूट जाए तो मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो जरा ये चेक करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा, उसमें जो एनर्जी तोड़ने के लिए देना पड़ रहा, दैट इज 348 किलो जूल पर मोल। सिलिकॉन के बीच का भी चेक कर लें, 226 किलो जूल पर मोल। नाइट्रोजन के बीच में चेक कर ले तो 163 किलो जूल पर मोल। क्या बताता है सर ये आपको बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, और बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड को फॉर्मेशन कर पाएगा, उतना ज्यादा कंपाउंड्स को बना पाएंगे। अब बात रहा बॉन्ड का, तो आप अपना बॉन्ड देख लेंगे सभी को कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, इसमें नो डाउट, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, इसमें नो डाउट। आपका बॉन्ड स्ट्रांग है कि नहीं है वो आप देख लें, लेकिन कार्बन अपना देख चुका है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है। आपका और उसके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है कि नहीं वो आप चेक कर लेंगे। तो चला चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, इसीलिए एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। मजाक था, सीरियसली। तो ये कहानी था। तो कार्बन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसके कंपाउंड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये कार्बन का कहानी था। अब जरा और हम लोग इसके आगे का कहानी को थोड़ा चेक करते हैं, इसके आगे का कहानी हम लोग थोड़ा समझते हैं। एक चीज हम लोग को समझ में आ गया, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। अब वो चारों बॉन्ड या तो सिंगल बॉन्ड होंगे, या तो डबल, या तो ट्रिपल, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड हमेशा बनाएगा। और जब कभी भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कार्बन का जो भी बॉन्ड घटेगा, मान लीजिए कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड का और जरूरत है तो वो हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड पूरा करेगा। इस चीज को आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। वो कहां से पूरा करेगा? हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड्स को पूरा करेगा, हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड्स को पूरा करेगा। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ एक डिटेल इंट्रोडक्शन कि कार्बन किस तरह टेट्रावैलेंट होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्ट्री जानने के बाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स को का फॉर्मेशन कैसे कर पाता है, उसके बाद हम लोग थोड़ा जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जरा चेक करें, क्योंकि यहाँ से जेई में एक क्वेश्चन भी आ चुका है, तो जरा उसको चेक करेंगे और हम लोग उस क्वेश्चन को बनाने का भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में, पहला होता है ओपन चेन, या इसी को बोलते हैं हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स पहला हो गया इसका टाइप, ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड। दूसरा जो मेरे पास आता है वो होता है क्लोज्ड चेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं दोस्त? साइक्लिक
कंपाउंड्स इसको कहा जाता है। अब जरा इनके भी अलग अलग टाइप्स को हम लोग चेक करते हैं। ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स, ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं, पहले उसको समझिए। जब कार्बन कार्बन ऐसा हो, जब शुरू वाला कार्बन फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से कनेक्ट ना हो, जब फर्स्ट कार्बन इज नॉट कनेक्टेड विद लास्ट कार्बन, एंड दैट इज नोन एज ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन सभी कार्बन एक दूसरे से एक रिंग के जरिए जुड़े हुए हों, दिस इज नोन एज साइक्लिक कंपाउंड्स, दिस इज नोन एज क्लोज्ड कंपाउंड्स। तो इसको थोड़ा समझ लिया हम लोग, जिसमें कार्बन शुरू का कार्बन लास्ट के कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो, दैट इज नोन एज ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स, और शुरू का कार्बन अगर लास्ट कार्बन से जुड़ा हुआ हो, मतलब एक क्लोज चेन बना दे रहा, दैट इज नोन एज साइक्लिक कंपाउंड्स। अब ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, 10th क्लास में तो आप पढ़े होंगे ये सब चीज, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और अगला मेरे पास होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जरा चेक करेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मेरे पास दो तरह के होते हैं दोस्त, एक को बोलते हैं हम एल्कीन, सब 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अल्काइन, एक को बोलते हैं अल्केन। व्हेन कार्बन इज कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड, जब कार्बन किसी दूसरे कार्बन से दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, दिस इज नोन एज अल्कीन। देखिए कार्बन का वैलेंसी पूरा करना जरूरी है, और अल्काइन में जब कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, दैट इज नोन एज अल्काइन। जब कार्बन किसी कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, दैट इज नोन एज अल्काइन। अब जरा चेक करेंगे क्लोज चेन में हमारे पास दो टाइप होते हैं, प्यारे साथी वो लगे रहिए एग्जाम में, जी तोड़ मेहनत करते रहिए। एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं, एक होता है मेरे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा जो मेरे पास आता है वो होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, थोड़ा समझिएगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, मैं इसका डेफिनेशन आगे आपको बताऊंगा, बट थोड़ा सा यहीं पे ब्रीफ इनका जानते चलिए। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज इन साइक्लिक चेन, एक साइक्लिक कंपाउंड बनाए, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होने चाहिए, उस साइक्लिक का जो मेंबर होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन। जैसे इसको चेक कीजिए थोड़ा, ये कार्बन है, देखिए दिस इज ए साइक्लिक कंपाउंड, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, और इस साइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा चेक कीजिए, सभी जो इस साइकिल को जो बनाने में जो शामिल है, जरा चेक कीजिएगा, ये मेरे पास ये पूरा के पूरा एक साइकिल बन रहा, इस साइकिल को कौन बना रहा है, इस साइकिल को बनाने वाले हैं कार्बन। अगर साइकिल को बनाने वाले क्लोज चेन में सिर्फ और सिर्फ उसके मेंबर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, दैट इज नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और भी बहुत सारे आप हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स वाले भी हो सकते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें जब किसी क्लोज चेन का फॉर्मेशन हो, उसमें कार्बन के अलावे भी दूसरा एटम मौजूद हो, दैट इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कार्बन के अलावा दूसरा एटम, जैसे ये देखिएगा, थोड़ा चेक कीजिएगा, देखिए यहां पे कार्बन के अलावा भी दूसरा एटम मौजूद है, वो है ऑक्सीजन। कार्बन के अलावा भी दूसरा एटम मौजूद है, वो है ऑक्सीजन, तो दैट इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो मुझे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक आपको क्लियर हो गया होगा। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स in which a closed chain is formed with the help of carbon only, and heterocyclic compounds are those compounds in which a closed chain is formed with carbon and with the help of another atoms, that is known as heterocyclic compounds। तो ये तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक, एक को हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के भी हमारे दो टाइप आएंगे, एक आएगा मेरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक
कंपाउंड्स, इसमें भी एलिसाइक्लिक आते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। डिफरेंस यही हेटेरोएटम का होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के अलावे एक अलग सा आइटम है ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन नोन एज हेटेरोएटम। और दूसरा होगा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक। अब जरा चेक करेंगे, थोड़ा चेक करेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड सिंपल इस तरह के कंपाउंड आपको मिल जाएंगे, दिस इज नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसा या आपको ऐसा कुछ मिल जाए, दिस इज नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन और एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है जिसको हम लोग आगे डील करेंगे, तो अभी इसके बारे में चिंता छोड़ दिए, बस ध्यान में रखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स में मेरे पास एक बेंजीन है और एक मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक में हेटेरोसाइक्लिक, यहाँ पे कोई एरोमेटिक नहीं रहेगा, यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स रहेंगे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसे इसको देखिए आप, इसको हम लोग बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफुरान, दिस इज नोन एज THF, टेट्राहाइड्रोफुरान, दिस इज नोन एज THF, टेट्राहाइड्रोफुरान। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास ये होगा, दिस इज नोन एज थायोफीन, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल हेटेरो में है वो है पिरिडीन, दिस इज नोन एज पिरिडीन। तो ये था आपका अभी तक का पूरा एक क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है वरना मैं करके बता देता हूं। मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं ताकि मैं एरोमेटिक को और भी डिटेल में आपको समझा सकूं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में को भी हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला होगा बेंजोइड, और दूसरा होगा नॉन बेंजोइड। पहला होगा बेंजोइड, दूसरा होगा नॉन बेंजोइड। बेंजोइड क्या होंगे? जिसमें बेंजीन का रिंग होगा, सिंपल सा चीज है। बेंजोइड वो होंगे, ये बेंजीन हो गया, इसको तो आप लोग बचपन से जान रहे हैं, नहीं जान रहे होंगे तभी जान जाएंगे। दिस इज नोन एज नैप्थेलिन, दिस इज नोन एज नैप्थेलिन। नॉन बेंजोइड जिसमें बेंजीन का रिंग ना हो, जैसे ये मैं अभी आपको जस्ट पीछे बता चुका हूं, ये दिस इज नॉन बेंजोइड कंपाउंड, जिसमें बेंजीन का रिंग नहीं है बट फिर भी एरोमेटिक है, जिसमें बेंजीन का रिंग नहीं है बट फिर भी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होता है, ये एक डिटेल का चैप्टर है जिसको हम लोग 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा। तो यहां तक का था आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां तक में किसी को कुछ दिक्कत हो, कुछ समस्या हो तो वो कह सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर लिया है। अब इसके आगे का थोड़ा चेक करते हैं। जेईई में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत धमाकेदार, बहुत ईजी क्वेश्चन, जो कि देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है जेईई में कि साइक्लोहेक्सीन, जिसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिया है, इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो क्वेश्चन पूछा है जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। तो पूछा है साइक्लोहेक्सीन जो ये है ये किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जरा चेक करते हैं। बेंजोइड एरोमेटिक उसको बोलते हैं जिसमें बेंजीन का रिंग होता है। बेंजोइड एरोमेटिक उसको बोलते हैं जिसमें बेंजीन का रिंग होता है। क्या इसमें बेंजीन का रिंग है? नहीं है। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होता है, या तो एक ही है, तो ये तो होने से रहा, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। दूसरा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जरा चेक करते हैं हम लोग पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में ये एलिसाइक्लिक था, एरोमेटिक था, एलिसाइक्लिक। देखिए इसी तरह कंपाउंड है, इसी तरह कंपाउंड ये भी है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बी। अभी आगे भी चेक करना चाहते कर सकते हैं। बेंजोइड नॉन एरोमेटिक, नहीं ये तो होगा नहीं, बेंजोइड तो है नहीं है, बेंजीन का रिंग ही नहीं है, तो बेंजोइड होने से रहा। एसाइक्लिक को ही दूसरा नाम में हम लोग एलिफेटिक बोलते हैं या ओपन चेन बोलते हैं। ओपन चेन या एलिफेटिक इसी को हम लोग कहते हैं। तो हमारा आसानी से एक क्वेश्चन का आंसर सही हो गया, जो कि बिल्कुल इसी था। साइक्लोहेक्सीन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज अ टाइप ऑफ एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एलिसाइक्लिक के कंपाउंड में जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या होगा? आप वीडियो को यहां रोकिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो वीडियो को रोक लीजिए, इसका आंसर दीजिए।
तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मैंने अभी आपको बताया था, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन तो है ही, कार्बन कार्बन रिंग में तो साथ ही साथ कोई एक हेटेरो आइटम आ जाए, साथ ही साथ कोई एक हेटेरो आइटम आ जाए, मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम आ जाए, दैट इज नोन एज हेटेरो आइटम इन द रिंग। ठीक है, तो जरा चेक कीजिएगा, यहां तो कार्बन ही है, यहां तो कार्बन ही है, लेकिन यहां क्या आ गया ऑक्सीजन, और इसको हम लोग बोलते हैं THF टेट्राहाइड्रोफुरान। तो ये तो हमारा हो गया हेटेरोसाइक्लिक। जरा इसको चेक कीजिए, ये एक पूरा एक रिंग बन रहा, इस रिंग में यहां कार्बन यहां कार्बन यहां कार्बन यहां कार्बन, एक हेटेरो आइटम मेरे पास क्या है सल्फर, इसको हम लोग बोलते हैं थायोफीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं थायोफीन, थायोफीन। ये भी मेरे पास हेटेरोसाइक्लिक है, मतलब एक से ज्यादा है। इसको चेक करेंगे, देखिए कार्बन 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 और यहां पे क्या है हेटेरो आइटम में क्या है नाइट्रोजन, दिस इज नोन एज पाइरोल, पाइरोल, दिस इज नोन एज पाइरोल। तो हमारे पास ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे सबका सब क्या है मेरे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। और जरा चैन एक चीज और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि यहाँ पे जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें से हेटेरो आइटम्स कौन कौन से हैं। तो अगर THF में बात करें तो हेटेरो आइटम मेरे पास ऑक्सीजन है, जो कार्बन के अलावा जो एटम्स होंगे दैट एटम्स आर नोन एज हेटेरो एटम। तो यहाँ पे THF में मेरे पास हेटेरो एटम ऑक्सीजन है, थायोफीन में मेरे पास हेटेरो एटम सल्फर है, पाइरोल में मेरे पास हेटेरो एटम नाइट्रोजन है, जो कि रिंग का हिस्सा है, रिंग का पार्ट है। तो ये था हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जेईई मेंस का जो कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में लगा लिया, और दूसरा है हमारे पास एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन आने वाले क्वेश्चन किसी भी साल में पूछे जा सकते हैं। अब इसके आगे का कहानी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब हम लोग यहां से हम लोग अभी तक पढ़ लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस पे हम लोगों ने जेईई का PYQ भी किया है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। यहां से भी जेईई का क्वेश्चन है, जरा चेक कीजिएगा, यहां से भी जेईई का क्वेश्चन है। तो जरा हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद का हमारा जो हेडिंग है वो है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसको थोड़ा चेक करते हैं। हम लोग इसको बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है मेरे पास एक मेरे पास ऐसा पहला ले लेते हैं, पहला मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहला मेरे पास क्या आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा मेरे पास आएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा मेरे पास आएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीसरा जो मेरे पास आएगा, लाइन में थोड़ा सीधा कर देता हूं, तीसरा मेरे पास आएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, और चौथा मेरे पास आएगा कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। जरा चेक करेंगे एक एक चीज को, अच्छे से चेक करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल में एक कंपाउंड ले रहा हूं, एक कंपाउंड ले रहा हूं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो ये कंपाउंड है, दिस इज नोन एज ब्यूटेन। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या कहता है, डेफिनेशन अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको कहता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, और वो उस स्ट्रक्चर में जहां जहां जितने एटम हैं और वो जिस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबको आपको दिखाना है, सबको दर्शाना है इस स्ट्रक्चरल फार्मूला में। मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होगा, शो ऑल एटम्स विद बॉन्ड। हम लोग को क्या करना है, दिखाना है, क्या दिखाना है, जितना एटम है सबको दिखाना है, किसके साथ, बॉन्ड के साथ। इसी का हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनेगा, कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4, कार्बन 4 है तो C4 लिख दिए। हाइड्रोजन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस स्ट्रक्चरल फार्मूला ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मेरे पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड लाइन फार्मूला। सर इंपॉर्टेंट बोले हैं, बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि इससे जेईई में PYQ भी आ चुका है। जरा चेक कीजिएगा, बॉन्ड लाइन फार्मूला में होता क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होते हैं, हमको इनको दिखाने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू शो, नो नीड टू शो।
कार्बन हाइड्रोजन को दिखाने का जरूरत नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन को हम लोग सिंपली कर्व से दिखा देंगे। किसे दिखा देंगे? कर्व से। और कर्व के साथ साथ एक चीज और याद रखेंगे, शुरू मतलब स्टार्टिंग और लास्ट वाला हमारा कार्बन ही होगा। स्टार्टिंग एंड लास्ट वाला हमारा क्या होगा? कार्बन ही होगा। कार्बन को कैसे दिखाना है? कार्बन को कैसे दिखाना है? कार्बन को दिखाना है कर्व से, और स्टार्टिंग वाला भी कार्बन होगा और लास्ट वाला भी कार्बन होगा। जैसे मैं बनाता हूं 1 2 3 4 है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन मतलब बॉन्ड को हमको किसके थ्रू दिखाना है? लाइन के थ्रू। जरा चेक कीजिएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। हाइड्रोजन को नहीं दर्शाना है, ना तो कार्बन को दर्शाना है, ना तो कार्बन ना तो हाइड्रोजन को दर्शाना है। किसका? पीसीसी वाले का कोई फंक्शन ग्रुप है तो उसका कार्बन को दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते। लेकिन स्ट्रक्चरल वाले में या जो हम लोग कहते हैं पेरेंट कार्बन चेन वाले में उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका बनाते हैं हम लोग 1 2 3 4 कार्बन है मेरे पास। मैंने बोला स्टार्टिंग में भी कार्बन है, एक यहाँ 2, एक कर्व कर दिए 3 और एक यहाँ कर दिए 4। कितना कार्बन हो गया? 4। 1 2 3 4 कार्बन मेरे पास आ गया। दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या मैंने कहीं कार्बन को दिखाया? नहीं, खुद से इमेजिन करना है दोस्त, खुद से इमेजिन करना है। शुरू वाला लास्ट वाला कार्बन है, शुरू वाला लास्ट वाला कार्बन है, और जहां जहां कर्व है वो भी कार्बन है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 2 मेरे पास कर्व है, एक स्टार्टिंग वाला एक लास्ट वाला। दिस इज नोन एज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जो कि बिल्कुल ही इजी है। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है? कंडेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट इसको कंडेंस करके लिख दिए। कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3, तो क्या लिख देंगे इसको? CH3। इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है? 2, तो क्या लिख देंगे? CH2। इसके बाद क्या जुड़ा है? 2, तो क्या लिख देंगे? CH2। इसके बाद कितना? कार्बन के साथ 3, तो CH3। दिस इज नोन एज कंडेंस्ड फार्मूला, जो कि बिल्कुल इजी है। तो मैं बेसिकली बॉन्ड लाइन फार्मूला पे फोकस करना चाहता हूं कि बॉन्ड लाइन फार्मूला आखिर होता क्या है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम ना तो कार्बन को दिखाते हैं ना तो हाइड्रोजन को दिखाते हैं। कार्बन स्टार्टिंग वाला भी कार्बन होगा, लास्ट वाला भी कार्बन होगा, और जहां जहां कर्व होगा वो सब का सब क्या होगा? कार्बन होगा। इस तरीके से मैं एक और कंपाउंड का आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, जरा इसको चेक करेंगे हम लोग। एक और कंपाउंड का मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया है, जरा इसको चेक करेंगे। सबका वैलेंसी हम लोग पूरा कर लेंगे, सबका वैलेंसी हम लोग इस तरीके से पूरा कर लिए। सबका वैलेंसी पूरा है, ठीक है। अब थोड़ा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे? C5। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6, C5H6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस स्ट्रक्चर फार्मूला, जहां पे हमको सभी एटम और बॉन्ड्स को दिखाने हैं। मैंने दिखा दिया। अब थोड़ा बॉन्ड लाइन फार्मूला पे चलते हैं। देखिए मेरे पास कितने कार्बन है? 5। स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को दिखाएंगे। फिर कार्बन है यहां से यहां, फिर उसके बाद कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो हम ट्रिपल बॉन्ड किस तरह दिखा देंगे। दिस इज बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब जरा इसका कंडेंस्ड फार्मूला देखते हैं हम लोग। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा? इस कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन लगे लगा दीजिए 3, इसके साथ 1, तो क्या लिखेंगे? CH। फिर क्या है? CH बॉन्ड दिखाना चाहे दिखा भी सकते, नहीं भी दिखाना चाहे नहीं दिखा सकते। फिर क्या लिखेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला। मैं आपको बताना चाह रहा था। और थोड़ा कंडेंस्ड फार्मूला को और थोड़ा हम लोग चेक करते हैं, जैसे मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं आपके सामने। मैं इस वाले कंपाउंड को ले लेता हूं आपके सामने। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। जरा चेक करेंगे इसका। सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेते हैं। 1 2 3 4, तो C4 हो गया, और हाइड्रोजन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, C4H7। ऑक्सीजन गिन लेंगे 2 O2, और क्या रहेगा मेरे पास? Br। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका है फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब थोड़ा इसको चेक करते हैं। अब इसको हम लोग बॉन्ड लाइन में दिखाना चाहते हैं। कार्बन मेरे पास कितने गिन लेंगे? 1 2 3 4। मैं कार्बन को लिख देता हूं यहाँ पे काउंटिंग करके कि मेरे पास एक पहला कार्बन है, दूसरा। मैं ये ऐसा नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ। 3 4, मेरे पास 4 कार्बन यहाँ पे। अब जरा 4 कार्बन है तो 4 हमको ऐसा बनाना होगा, बना लेते हैं। 1 2 3 4, चेक कर लीजिए। चौथा कार्बन में क्या लगा है? डबल बॉन्ड के साथ O, डबल बॉन्ड के साथ O, और क्या लगा हुआ है? OH। ये लगाना होगा क्योंकि कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ को अटैच हाइड्रोजन है तो उसको दिखाना होगा। कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या किसी और एटम के साथ
हाइड्रोजन अटैच है तो उसको दिखाना पड़ेगा बॉन्ड लेंथ में। इसको बढ़िया से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो उसको दिखाने का जरूरत नहीं है बॉन्ड लाइन में, लेकिन किसी दूसरे एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच है दोस्तों तो उसको हमको बॉन्ड लाइन में दिखाना पड़ेगा। यहाँ मैंने इस तरह दिखा दिया। दूसरे कार्बन पे HH है तो वो तो ऑटोमेटिकली है। तीसरे कार्बन के मेरे पास क्या लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, और चौथे कार्बन में मेरे पास क्या लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है। तो ये मेरा कंडेंस्ड बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया इसका। अगर इसको कंडेंस्ड फार्मूला में दिखाना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, BrCH2 CH के बाद क्या लिखेंगे, OH, CH के बाद OH, CH के बाद OH, और फिर क्या रहेगा CH2 और फिर COOH। दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला, दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला। मैं और यहां पे एक बनाना चाहता हूं आपके सामने, थोड़ा इसको हम लोग बनाते हैं। थोड़ा इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। एक कार्बन है 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे C5। हाइड्रोजन कितना है 2 3 4 5 6, C5H6, C5H6। जर चेक किस इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एक रिंग बनाना है, 1 2 3, फिर से बना रहा हूं 1 2 3 4, और ये मेरे पास बन जाएगा 5 कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, बन गया आसान। इस तरीके से इसका कंडेंस फार्मूला आप खुद से लिखें, ये होमवर्क है आपको इसको खुद से करना है, ठीक है। तो ये था, मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आपको करना है, आप अपने घर में आराम से उसको कर सकते हैं। मैं इधर होमवर्क लिख दे रहा हूं, आपको उसका बॉन्ड लाइन बना के दिखाना है। उससे पहले मैं एक PYQ करा देता हूं जो कि JEE में पूछा हुआ PYQ। तो चलिए उसको हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, रुको। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक JEE मेंस 2024 का क्वेश्चन है बॉन्ड लाइन पे, उसको थोड़ा हम लोग बनाते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला पूछा आपसे इस वाले कंपाउंड का। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसको अच्छे से देखना, आंसर देना है। बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया कि कार्बन हाइड्रोजन को दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग वाला कर्व और लास्ट वाला स्टार्टिंग वाला मेरा क्या होगा, कार्बन होगा। जरा चेक कीजिए इस वाले में से कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला वाले कंडीशन को देखिए, CnOH। मैंने कहा हाइड्रोजन अगर है दूसरे एटम के साथ कार्बन के अलावे तो उसको दिखाना पड़ेगा, दिखा रहे हैं। यहाँ पे कार्बन है, क्या इसके साथ जो एक है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है दोस्त, अभी बताएं टेट्रा वैलेंसी 1 2 3 4, एक और बॉन्ड बनाएगा जो कि दिखाया नहीं गया है, मतलब यही मेरा बॉन्ड लाइन है। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन को शो कर दिया गया, दिस इज नॉट बॉन्ड लाइन फार्मूला। यहां भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन को शो कर दिया गया, दिस इज नॉट बॉन्ड लाइन फार्मूला। यहां भी कार्बन के साथ बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को शो कर दिया गया, दिस इज नॉट बॉन्ड लाइन फार्मूला। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड we all are thinking about JEE mains or NEET that these exams are very tough. These exams requires very लार्ज अमाउंट ऑफ हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप इसको मेंटेन कर लेते हैं तो एग्जाम आपसे कहीं नहीं जाने वाला, आसानी से निकल सकता है। क्वेश्चंस देख सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन है। जब एग्जाम का आपका प्रेशर होगा, आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो इजी क्वेश्चन भी दोस्त आपके लिए टफ लगने लगता है। तो उस समय आप कैलकुलेशन मालूम कैसे करना शुरू करते हैं, 4 और 3 ऐसा हाथ में जोड़ के करने लगते हैं, 4 और 3 7। जब डर आपको सताता है तो डर सताता है, कॉन्सेप्ट भूलने लगते हैं लोग, तो उस समय ये क्वेश्चन भी टफ बन जाता है। तो अभी तो आपको इजी लग रहा है क्योंकि मैंने तुरंत पढ़ाया तो तुरंत बन गया, बट उस समय बहुत टफ लगेगा। तो चलिए अब इसके आगे का हम लोग चीज को देखते हैं। तो साथियों अब यहाँ से हम लोग एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि आगे पूरा ऑर्गेनिक में हमारा काम आएगा और इससे JEE मेंस और नीट में इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं जिसकी मैं क्या ही बताऊं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है JEE मेंस और नीट में। तो चलिए थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम लोग समझते हैं। सबसे पहला चीज जो मैक्सिमम पूछा जाता है आपको आपके एग्जाम में, वो पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, हाइब्रिडेशन क्या होता है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं नॉर्मली अगर आपको बताना चाहूं तो हाइब्रिडेशन जो होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है, डिफरेंट एटम्स, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडेशन। तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बेसिकली हाइब्रिडेशन निकालना है क्योंकि हाइब्रिडेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग में। तो मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहां मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे, उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन
हैब्डेशन कहता है कि अगर आप हमको निकालना चाहते हो तो सिंपली आप मुझे निकालने के लिए पहले मेरा स्टेरिक नंबर निकालो। क्या निकालो? स्टेरिक नंबर। इसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं स्टेरिक नंबर कैसे निकलता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर स्टेरिक नंबर का हम कैलकुलेट करें इसको जोड़ के साथियों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को, जितना सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होगा, प्लस लोन पेयर को। एक चीज याद रखेंगे, नोट लगा के याद रख लेंगे कि कार्बन में कभी भी मैक्सिमम मतलब 99.9% केसेस में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं बचता है। कार्बन डज नॉट हैव एनी लोन पेयर लेफ्ट। कार्बन के पास कोई लोन पेयर बचता ही नहीं है। तो कार्बन में लोन पेयर को हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, मतलब कार्बन में लोन पेयर का ख्वाब भी नहीं देखना है, सपना भी नहीं देखना है, क्योंकि कार्बन में लोन पेयर नहीं होते, सपना नहीं देखना है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर आपके पास स्टेरिक नंबर इस तरीके से चले आए, स्टेरिक नंबर मान लीजिए आपके पास 2 आ गया, स्टेरिक नंबर मान लीजिए आपके पास 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, इस तरीके से। तो स्टेरिक नंबर अगर इस तरीके से आता है, 2 आता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे sp, मतलब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। स्टेरिक नंबर अगर 3 आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे sp2। क्या बोलेंगे? sp2। स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? sp3। स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? sp3। और अगला ले जाएंगे d। sp4 नहीं, क्योंकि p में याद कीजिए 3 ही तो डब्बा होता है, अंकल का टीवी डब्बा है, डब्बा 3 ही होता है दोस्त। तो sp3 तक जाएगा। आगे भी ले जाना चाहे तो ले जाइए, लेकिन ऑर्गेनिक में इसका कुछ यूज नहीं है। sp3 यहीं तक यूज होता है, 4 नंबर तक, sp3 तक। अब मैं एक और कोर कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, तो उम्मीद है स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे। स्टेरिक नंबर से हमारा हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। स्टेरिक नंबर अगर मेरे पास 2 आ रहा है तो मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है, मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d। स्टेरिक नंबर 6 आ रहा है, मेरे पास हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। इस तरीके से मेरे पास स्टेरिक नंबर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कार्बन वाले केस में होते नहीं है, तो इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। कार्बन वाले में जब भी हमको हाइब्रिडेशन निकालना होगा। सवाल अब उठता है सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे सर? क्योंकि आपको लगता होगा कि सिग्मा बॉन्ड इजीली जितना बॉन्ड बना सबको काउंट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सिग्मा बॉन्ड जरा चेक कीजिएगा। अगर कहीं पर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मान लीजिए कोई एटम ए है, कोई एटम बी है, उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इस सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिर्फ, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर कोई एक एटम है ए और बी के बीच में, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड बना हुआ है, कैसा बॉन्ड बना हुआ है? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना हुआ है? डबल बॉन्ड। तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। और मान लीजिए ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। कैसा बॉन्ड बना हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको ध्यान रखेंगे, एक सिग्मा होता है, बाद बाकी 2 बॉन्ड क्या होते हैं? पाई। तो इसको अगर आप याद रख पाए तो आपका कहानी बिल्कुल आसान है, हाइब्रिडेशन से जुड़ा हुआ। तो याद रखेंगे, सिंपल है। स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है साथियों। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन वाले केस में आप लोन पेयर को नेग्लेक्ट कर देंगे, लात मार देंगे, क्योंकि उसमें होगा नहीं। उसके अलावा अगर कोई है तो वहां देखेंगे। स्टेरिक नंबर अगर 2 आ रहा है मेरे पास, तो उसके साथ हाइब्रिडेशन मेरे पास sp हो जाएगा। 3 आ रहा तो sp2, 4 आ रहा तो sp3, इस तरीके से एंड सो ऑन। अगर कोई मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं? ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। क्या होगा? दोहराइए, एक सिग्मा एक पाई। और अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा 2 पाई होंगे। इस तरीके से अगर मैं यहाँ लिखना भी चाहूँ तो लिख सकते हैं, एक सिग्मा प्लस एक पाई। और अगर यहाँ लिखना चाहें तो एक सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड इस तरीके से बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कोई कंपाउंड में। मैं इसी का पहले एग्जांपल देता हूं कि किसमें कितना सिग्मा कितना पाई होगा। इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो यहां मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका सवाल का जवाब देंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग। इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इसमें काउंट करने हैं। पहले हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए सीख जाते हैं, फिर हम लोग आगे का कहानी करेंगे। जैसा हम लोग चेक करते हैं, एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं
ये है मेरे पास एक कंपाउंड। जरा इसमें हम चेक करते हैं कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सिंपल है, जहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगा वहां सिग्मा रहेगा, जहां डबल उसमें एक सिग्मा एक पाई, और जहां ट्रिपल एक सिग्मा दो पाई। जरा चेक कीजिए, ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये देखिए ये रहा वो सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या रहेगा सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। डबल है एक सिग्मा एक पाई, सिंगल है एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई। कितना आसान है, यहाँ एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा। टोटल अगर सिग्मा देखें, टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड देखें, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स देखें, और फिर हम लोग अगर टोटल पाई बॉन्ड्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड अगर चेक करेंगे इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड चेक करेंगे तो 2 है। उसी तरीके से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बेंजीन के बारे में। किसके बारे में? बेंजीन के बारे में, कि बेंजीन में कितना सिग्मा है और कितना पाई है। दोस्त बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर उनको बनाना चाहिए वो नहीं बनाकर वो बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ पर आप जरा चेक कीजिएगा, यहाँ पे जरा चेक कीजिएगा, जब आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, क्योंकि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर तो बॉन्ड लाइन में है ना, हमको तो सभी बॉन्ड में सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम होगा कि इधर भी मेरे पास एक एक हाइड्रोजन होता है, इसको भूलेंगे नहीं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, पीजीटी जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। झारखंड पीजीटी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा चेक करेंगे। अब थोड़ा सिग्मा और पाई कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा 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 एक पाई, सिग्मा 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 एक पाई, सिग्मा 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 एक पाई, वही सिग्मा। तो टोटल सिग्मा देख लें, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स और टोटल पाई बॉन्ड जरा चेक कीजिए। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल सिग्मा बॉन्ड 12, पाई बॉन्ड 1 2 3, पाई बॉन्ड 3। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो इसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक कार्बन अपना टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करते हुए 4 बॉन्ड बनाएगा, और 4 बॉन्ड बनाएगा तो देख लेंगे कोई कितना सिग्मा और कितना पाई बना रहा है। तो बेंजीन का ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बना के इसमें हम लोग को सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, जो कि हम लोग को देखना है। एक और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरा इसमें चेक करते हैं। पिरिडीन में जरा चेक करते हैं, पिरिडीन में कितने सिग्मा कितने पाई। पिरिडीन का स्ट्रक्चर मैं आपको अभी ये बताया था, ये होता है मेरे पास पिरिडीन, ये मेरे पास पिरिडीन है। सॉरी, माय मिस्टेक, दिस इज पिरिडीन। मैं पैरोल बना दिया था, सॉरी, दिस इज पिरिडीन। ठीक है, जरा चेक कीजिए। यहां पे कार्बन है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है दोस्त, 10th क्लास से जान रहे हैं, तो 3 बॉन्ड बना हुआ है। यहां देखिए 1 2 3, एक और बॉन्ड बनाएगा 4, एक और बॉन्ड बनाएगा 4, कार्बन है तो एक और बॉन्ड बनाएगा 4 4 4। अब जरा चेक कीजिए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कितने सिग्मा कितने पाई होंगे? वीडियो को रोकिए और कमेंट में बताइए कितने सिग्मा कितने पाई। चलिए हम लोग चेक करते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ सिग्मा सिंगल है तो सिंगल सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई भी होगा, एक सिग्मा एक पाई। तो टोटल अगर सिग्मा देख लें, टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड्स को हम लोग कैलकुलेट करें तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ 11। और अगर टोटल पाई बॉन्ड्स को अगर हम चेक करें तो पाई बॉन्ड्स को चेक कीजिए 1 2 3, पाई बॉन्ड्स हमारे पास कितने 3। तो इस तरीके से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। जहां पे सिंगल रहेंगे वहां सिग्मा, और जहां पे डबल रहेंगे 1 सिग्मा 1 पाई, और जहां ट्रिपल रहेंगे 1 सिग्मा 2 पाई, इस तरीके से। तो चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सीखते हैं और चेक करते हैं क्या है चीजें क्या नहीं है। तो साथियों अब हम लोग कुछ कंपाउंड्स का हाइब्रिडेशन देखना चाहते हैं, जिसमें मैं पहला कंपाउंड आपके सामने ले रहा हूं, और जो कार्बन इंडिकेट रहेगा उसी का निकालना है। मैं बताता हूं आपको। ये है मेरे पास एक कंपाउंड। इस कंपाउंड में हमको देखना है कि इस वाले कार्बन जिसको हम लोग ए बोल रहे हैं, इस वाले कार्बन जिसको हम लोग बी बोल रहे हैं, इस वाले कार्बन जिसको हम लोग सी बोल रहे हैं, तो ए वाले कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन होगा, बी वाले कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन होगा, और सी वाले कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन होगा। जरा चेक करते हैं। अगर इस कार्बन का हम लोग चेक करने चले हाइब्रिडेशन, तो ये कार्बन देखिए कितना कितना बॉन्ड बनाया है,
एक ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। तो अगर ये हाइड्रोजन के साथ बनाया तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक पाई। तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लिए। स्टेरिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन के केस में लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, कार्बन के केस में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, क्योंकि पाई बॉन्ड फार्मूला में है ये नहीं है। तो 1 2 3 मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड आया और स्टेक नंबर 3 आ गया। स्टेक नंबर 3 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, मतलब ए वाले का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। बिल्कुल आसान सा चीज था, हम लोग आसानी से इसको बना दिए। सिंपल है। कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो देखिए, प्लस लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 के हिसाब से हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2 हो गया। बी को थोड़ा चेक कीजिए, यहाँ पे इस वाले कार्बन को थोड़ा चेक कीजिए, एक सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, कितना सिग्मा बना रहा है, 1 2 3। तो 3 के हिसाब से फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, sp2। 3 के हिसाब से फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, sp2। जरा सी वाले कार्बन को चेक कीजिएगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4। स्टेक नंबर दोस्तों कितना आ रहा है, 4 का मतलब हाइब्रिडेशन मेरे पास कितना होगा, क्या होगा मेरे पास हाइब्रिडेशन, sp3। इस तरीके से आप हाइब्रिडेशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये बेंजीन का ही मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, बेंजीन का ही। तो बेंजीन का सारा कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है, तो जरा चेक करेंगे और इसको बताने का आप लोग कोशिश करेंगे। जरा चेक कीजिए, अगर मैं इसका बात करूं तो मेरे पास इस वाले कार्बन के लिए मैं देखूंगा तो क्या होगा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई, यही होगा। तो इस वाले कार्बन के साथ पास चेक कर लिए, पाई बॉन्ड तो कोई कैलकुलेट होता नहीं है स्टेक नंबर में, सिर्फ सिग्मा 1 2 3। 3 सिग्मा के लिए क्या होगा मेरे पास, sp2। जरा इसको चेक कीजिएगा, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक पाई, ये भी क्या होगा मेरे पास, sp2। जरा इसको चेक कीजिएगा, सिग्मा सिग्मा और यहाँ सिग्मा, ये भी क्या होगा मेरे पास, sp2। यहाँ भी सिग्मा सिग्मा पाई, क्या होगा, ये भी sp2। यहाँ भी जरा चेक कीजिएगा, सिग्मा ए सिग्मा और ये भी क्या रहेगा, सिग्मा, ये भी क्या हो जाएगा, sp2। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी क्या होगा मेरे पास, sp2। तो यहाँ पे ऑल कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जितना कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि सब में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है। लोन पेयर तो कार्बन में होता नहीं है, पाई बॉन्ड को जोड़ते नहीं हम लोग। तो ये कहानी था सिंपल। अब हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें करेंगे और वो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जेई के और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे हैं। तो चलिए हम लोग उसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो साथियों अब थोड़ा सा हम लोग हाइब्रिडेशन को देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के अंदाज में, कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो जरा देखिएगा, इसमें बहुत सारे प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं जेई मेंस 2021। जरा चेक कीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। इन दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया हुआ है जिसका नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 मॉलिक्यूल, द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली आर। कौन कौन होगा, जरा चेक कीजिए। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन वाले में लोन पेयर आएगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। पाई बॉन्ड से कोई वास्ता है नहीं। 2 अगर स्टेक नंबर आ गया तो sp, 3 आ गया तो sp2, 4 आ गया तो sp3 एंड सो ऑन। जरा चेक कीजिएगा इस वाले कार्बन में, जरा चेक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बनाए हुए, एक सिग्मा एक पाई और 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसको अगर हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिखे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हाइड्रोजन। तो जरा चेक कीजिएगा यहां पर भी एक सिग्मा होगा, यहां पर भी एक सिग्मा। तो इस कार्बन के लिए कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 3 के लिए क्या होगा, sp2। क्या हो जाएगा यहाँ पे, sp2। तो मेरा आंसर में सभी हो सकता है, sp2 सब है। जरा सेकंड कार्बन को चेक कीजिए, इधर एक सिग्मा एक पाई है, इधर भी एक सिग्मा एक पाई। तो मेरे पास 2 सिग्मा मिल रहा है, 2 सिग्मा के हिसाब से क्या हो जाएगा, sp। तो मेरा ये वाला कार्बन क्या होगा, sp2 के बाद sp आना चाहिए, sp2 के बाद sp, मतलब सी ऑप्शन sp2 के बाद sp2 आ गया, गलत है। बी ऑप्शन sp2 के बाद sp3 गलत है। तो मेरे पास या तो A आएगा या तो D आएगा। जरा चेक करते हैं अगला में, यहां जरा चेक कीजिएगा, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखें तो हम हाइड्रोजन को ऐसा लिख सकते हैं नीचे, ये एक सिग्मा और एक पहले सिग्मा, मतलब ये क्या हो गया, sp2। तो जरा चेक कीजिएगा, sp2 sp sp3 sp2 sp3 गलत हो गया, sp2 sp2 सही है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना इजी क्वेश्चन था हाइब्रिडेशन से, और मुझे यकीन है कि आप इस कॉन्सेप्ट पढ़ने बाद हाइब्रिडेशन के एक क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। जरा जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन को थोड़ा मजा चाहिए, क्रैक डाउन इट कीजिए, जरा चेक कीजिए। इस वाले ए में
बोला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ए बी एंड सी आर, क्या क्या होगा जरा ए को चेक कीजिए। ए को जरा चेक कीजिए, हाइड्रोजन को इस तरीके से हम लोग एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा और एक ऐसा लिख दिए, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा, तो 4 सिग्मा के हिसाब से 4 स्टेक नंबर, तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से sp3। ये वाला कार्बन मेरा क्या आएगा, ये कार्बन मेरा आएगा sp3, तो मेरे पास sp3 सबका सब ऑप्शन इसके हिसाब से सही है। बी में जरा ये इस वाले कार्बन चेक कीजिए, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, 1 2 3 के हिसाब से क्या आएगा sp2, तो sp3 के बाद sp2 आना चाहिए sp3 के बाद sp, गलत है यार, sp3 के बाद sp2 हो सकता है, sp3 के बाद sp बिल्कुल हो सकता है, sp3 के बाद sp2 गलत। जरा सी वाले को चेक कीजिए, 1 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा के हिसाब से क्या होगा दोस्त sp2 जरा चेक कीजिएगा, sp2 दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग, यू गॉट इट। तो उम्मीद है आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। जरा इसको चेक कीजिएगा, अरे भैया नीट 2009 का क्वेश्चन है, लो नीट 2009 का क्वेश्चन है, ऑप्शन में नहीं बनाया, डायरेक्ट इसका आंसर करना है हम लोग को। कार्बन बोला है C2 C3 C5 एंड C6 पे क्या क्या हाइब्रिडेशन होगा, जरा चेक कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है C2, ये मेरे पास C2, जरा चेक कीजिए, 1 सिग्मा 2 पाई, यहां पर भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा आ गया, स्टेक नंबर 2 क्या हो जाएगा sp, स्टेक नंबर 2 मतलब sp। जरा इसको चेक कीजिएगा, C2 बाद C3 बोला है, C3 ये है, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके हाइड्रोजन को लिख दे रहे हैं, 1 सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा हो गए 1 2 3 4 के हिसाब से हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। जरा चेक कीजिए C5 में, C5 यहाँ है, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिख दे रहे हैं, एक्सपैंड करके। जरा चेक कीजिए सिग्मा पाई सिग्मा 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए स्टेक नंबर आएगा 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा sp2। जरा चेक कीजिएगा C6 को, C6 यहाँ गया मेरे पास, 1 सिग्मा 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा के हिसाब से मेरे पास क्या आ जाएगा sp3। उम्मीद है आपको यहाँ तक का क्वेश्चन सारा का सारा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा चेक करेंगे। ओहो अरे रे डॉक्टर साहब, नीट 2018 का क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब जरा चेक कीजिए, इंजीनियर लोग आप पीछे बना चुके हैं, डॉक्टरों की बारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग molecules represent the order of sp2, डॉक्टर साहब sp2 sp और sp, ठीक है। तो डॉक्टर साहब हम लोग को देहाती भाषा में हम लोग डॉक्टर को डॉक्टर बोल देते हैं, तो डॉक्टर साहब थोड़ा चेक कीजिएगा कहा होगा रही होगा, चलो चेक कीजिए कौन सा sp2 sp और sp को रिप्रेजेंट करता है, चेक कीजिए। देखिए इसका चेक करेंगे, 1 सिग्मा 2 पाई, यहां पर 1 सिग्मा रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा के हिसाब से ये क्या हो जाएगा sp, 2 सिग्मा के हिसाब से क्या हो जाएगा sp। तो ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं sp और फिर sp, तो sp2 आना चाहिए, शुरू वाला क्या गया sp, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, गलत हो गया क्योंकि शुरू में क्या आना चाहिए sp2। जरा इसको चेक कीजिएगा, CH2 है, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिख दे रहे हैं, सिग्मा पाई, कितना सिग्मा हो गया 3 के हिसाब से क्या होगा sp2। अरे हाँ सही जा रहा है, इसके हिसाब से जरा चेक कीजिए, इस सिग्मा 1 सिग्मा, ये भी क्या होगा मेरे पास sp2। अरे रे sp2 जरा चेक कीजिए, आगे sp है और sp, जरा इसको चेक कीजिए, ये sp है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिना चेक किए बता सकते हैं सर, अब तो बिना चेक किए हो सकता है। 2 सिग्मा स्टेक नंबर 2 sp, जरा इसको चेक कीजिएगा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इधर बनाएगा, सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा sp, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर साहब आप सही है डॉक्टर साहब। तो इस तरीके से हम लोगों ने जेईई मेंस का और नीट का कुछ क्वेश्चन किया, थोड़ा और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और उसको थोड़ा आगे चलते हैं। तो साथियों हमारे पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर साहब नीट 2015 का क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, और इधर नीट 2019 का क्वेश्चन है। जरा इसको बनाने का आप लोग कोशिश कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी देने का कोशिश करूंगा। द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, इसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसको चेक कीजिए, बताइए। देखिए डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, डबल है 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, तो आपके हिसाब से लगेगा पहला ऑप्शन 4 जाना चाहिए, बट फर्स्ट ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स,
पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। और क्लास 10th में आप पढ़ते आ रहे होंगे कि जहां पर एक बॉन्ड रहता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी मैंने बताया था बीबीटी में कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो एक का हाफ फील्ड और दूसरे का हाफ फील्ड मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो हाफ फील्ड मिलेंगे, एक का एक, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए एक बॉन्ड में, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमसे पूछा है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड पूछता, छुच्छे पाई बॉन्ड पूछता दोस्त तो 1 2 3 4 ऑप्शन जाता। लेकिन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के साथ साथ सतर्क भी रहना है कि क्या सही है। अब जरा अगला क्वेश्चन, इसमें मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर दूंगा क्योंकि हम लोग आईपीएक पढ़ रहे हैं और तो डिटेल में भी हुआ नहीं है नंबरिंग वाला, ठीक है, तो थोड़ा मैं हेल्प कर दूंगा। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2 इन 4 वाइन। मैं इधर स्ट्रक्चर बना देता हूं, यहां पे पेंट 2 इन और 4 पर वाइन। ये है मेरे पास पेंट 2 इन 4 वाइन। ये पेंट 1 2 3 4 5 काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 5 के हिसाब से पेंट हो गया। यहाँ पे 2 पर इन है और 4 पे वाइन है। ये मेरे पास है कहानी। अब जरा इसको चेक कीजिए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा है। चेक कीजिए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा है। इसको थोड़ा हम लोग एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चेक कीजिए, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई पाई सिग्मा। चेक कीजिए हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हो गया 10। यही ऑप्शन होगा, 3 पाई बॉन्ड होगा, देख लीजिएगा 1 2 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने डॉक्टर साहब आपके लिए नीट 2019 का भी क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे, एक लेक्चर में अगर देखें तो बहुत सारे पीवाईक्यू हमको भेटा गए, मिल गए हैं। तो इस तरीके से पीवाईक्यूज भी हम लोग करते चलेंगे दोस्तों। लगे रहिए, वीडियोज को देखिए और सभी तक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनके भी जो उनका पढ़ाई में प्रॉब्लम है केमिस्ट्री से रिलेटेड उसको सॉल्व करें। फ्यूचर में मैं और भी लेक्चर्स आपके लिए हर एक चैप्टर के लेकर आऊंगा, चाहे फिजिक्स, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, और भी डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाया करूंगा। और अगर आप जुड़ के इस चैनल के साथ रहते हैं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आप अपने आप को केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छे लेवल पर पाएंगे, जहां से आपका एग्जाम बिल्कुल आसान लगेगा। आपका नीट का सफर हो चाहे जेई का सफर हो, बिल्कुल आसान लगेगा। दोस्तों शेयर कीजिए, लगे रहिए, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, घर पे रहिए।